साल 1789। इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख। यह तारीख इस बात की शिनाख्त है कि सत्ता जब जब अन्यायी, अत्याचारी, अमानवीय हो जाती है, तब तब जनता उसे सबक सिखाने के लिए उठ खड़ी होती है। यह हमें सिखाती है कि निरंकुश होते तंत्र को सच्चे लोकतंत्र की स्थापना से ही रास्ते पर लाया जा सकता है। यह हमें बताती है कि जनता जब भी चुप बैठी है, एक तानाशाह का जन्म हुआ है। ऐसा तानाशाह जो देश को सदियों पीछे धकेल देता है। ऐसा निरंकुश शासन तंत्र जो नागरिकों के अधिकारों से ही इनकार करता है। ऐसे हालातों में फिर एक जनता ही विकल्प होती है, जो उठ खड़ी होती है और फिर सब कुछ बदल कर रख देती है। उस साल कुछ ऐसा ही हुआ फ्रांस में, जिसने दुनिया के तमाम राजतंत्रों को बदलने पर मजबूर कर दिया। दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है योगेश कुमार। कथा कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम विश्व की क्रांतियों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह पहली क्रांति थी जिसके बाद जनता के अधिकारों की चर्चा शुरू हुई। इस क्रांति ने पूरे विश्व का नक्शा बदला। क्या थी यह क्रांति, क्यों हुई यह क्रांति? आज के एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। स्थान पेरिस। इस साल 14 जुलाई को पेरिस की जनता बेकाबू हुई। जनता अपने राजा की तानाशाही से करा उठी थी। तब राजतंत्र था। राजा का निरंकुश हो उठना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उस दिन पेरिस की जनता अपने निरंकुश राजा पर अंकुश लगाने को उठ खड़ी हुई। उसने राजा के किले पर हमला कर दिया, शस्त्रागार को लूट लिया, बंदियों को कैद से मुक्त कर दिया और किले में आग लगा दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। यही वो समय था जब विश्व में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की चर्चा चलने लगी। इतिहास में से फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति ने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द दिए, जो बाद में हमारे संविधान के भी अंग बने। यह उस समय की बात है जब फ्रांस यूरोप का एक बेहद समृद्ध शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इसी यूरोप में एक राजा हुआ लुई 14वां, बेहद निरंकुश और अभिमानी। उसने फ्रांस पर 72 वर्ष तक शासन किया। वह कहा करता था कि मैं ही राज हूं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल कुछ लोग खुद के ही देश होने का दावा करते हैं, बस कुछ ऐसा ही दावा समझिए। तो लुई 14वां की तो जैसे तैसे गुजर गई। उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां बेहद अयोग्य थे, मगर उनमें अहंकार लुई 14वां से भी अधिक था। लुई 15वां अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेने से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो उठी थी। उसका राजमहल वर्साय विलास का केंद्र बन गया था। उसने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगी। आप इससे समझ सकते हैं कि वह किस हद तक निरंकुश और अभिमानी था। लुई 16वां तो और भी 2 कदम आगे निकला। इस दौर में निरंकुशता और स्वेच्छाचारता का ऐसा दौर शुरू हुआ कि जनता त्राह त्राह कर उठी। लुई 16वां कहा करता था कि यह बात इसलिए कानून है क्योंकि मैं चाहता हूं। इस दौर में जनता और राजा के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई। हालात ये थे कि जब एक बार लोगों ने राजा से रोटी की मांग की, तो लुई 16वें की पत्नी एंटोइटियो ने कहा कि अगर जनता के पास रोटी नहीं है तो यह केक क्यों नहीं खाती। उस समय फ्रांस की शासन व्यवस्था पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर थी। इस पर नियंत्रण लगाने वाली संस्था मौजूद नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी जिसने क्रांति के लिए रास्ता बनाया। फ्रांस की जनसंख्या उस समय 28 करोड़ हो गई थी। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग, जिसमें पादरी लोग आते थे, ठीक वैसे ही जैसे पुजारी वर्ग। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग यानी धनाढ्य लोगों को था, और तीसरे वर्ग में जनसाधारण लोग थे। पादरी और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे, और जबकि जनसाधारण अधिकार भी नहीं था। पादरी वर्ग भी 2 भागों में बटा था। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास था।
उन पर कोई कर नहीं लगता था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था जो निम्न स्तर के थे, ये उच्च पादरियों से घृणा करते थे। कुलीन वर्ग के लोग सेना, चर्च, न्यायालय में बैठे हुए थे। जनसाधारण वर्ग में किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी थे। फ्रांस में किसानों की संख्या उस समय 2 करोड़ थी। इनमें से अधिकांश अर्धकृषक या बंधुआ मजदूर थे। किसान राजा को तमाम तरीके के कर देते थे। इस तरह फ्रांस में उस समय 2 वर्ग थे। एक तरफ राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य था। इस तरह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज के असमानता के विरुद्ध संघर्ष थी। यानी कि उस समय तक फ्रांस के हालात कुछ ऐसे थे जो क्रांति के लिए सारे कारण उपलब्ध करा रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जनता भड़क उठी और क्रांति हो गई। लुई 16वें के समय फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। इससे फ्रांस की हालत बेहद खराब हो गई। उसका राजकोष खाली था। ऐसे में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर कर लगाने की बात उठी। उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर विशेषाधिकार खत्म करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई। यह एक ऐसी सभा थी जिसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह बैठक 175 वर्ष बाद हो रही थी। इससे सभी उत्साहित थे। इसमें मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय स्टेट यानी कि आम जनता व अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया। आम जनता ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया। कारण यह था कि सभा में उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम थी और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग एक साथ था। वे न तो अपना विशेषाधिकार छोड़ना चाहते थे और न ही कर देने के पक्ष में थे। तृतीय स्टेट ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। इसकी टेनिस कोर्ट में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने एक शपथ ली और कहा कि हम तब तक साथ रहेंगे जब तक संविधान नहीं बन जाता। 27 जून को लुई 16 ने तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी। इस तरीके से स्टेट जनरल को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया। इसे राजा की अनुमति मिल गई। इसके साथ ही शुरू हुआ फ्रांस की क्रांति का पहला चरण। 14 जुलाई को बेकाबू भीड़ ने बास्टिल के किले पर हमला कर दिया। यह किला असल में राजसत्ता के अन्याय का एक प्रतीक बन चुका था। बास्टिल के पतन के बाद विरोध ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी गई। 4 अगस्त 1789 की रात भर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला। कानून निर्मित करके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया। चर्च को राज्य के अधीन ले आया गया। पोप के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया। पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। शपथ ग्रहण किए वे जूयर कहलाए। 1791 में राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया। राजा कानून निर्माता नहीं रहा। उसे किसी देश से युद्ध या संधि करने का कोई अधिकार नहीं था। कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका सभा को दिया गया। इसके सदस्यों की संख्या 745 थी। सारी राज्य व्यवस्था बुर्जुआ वर्ग के हाथों में आ गई। इस तरह फ्रांस की क्रांति का पहला दौर यहां आकर खत्म हुआ। 1789 से 1792 तक चला यह दौर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम फिर मिलेंगे दूसरे चरण की क्रांति के बारे में एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।